तो जय हिंद दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं, अगर आपके पास सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी या अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो ज्यादातर केसेस में आपके पेपर में रिपीट हो ही जाते हैं। केस होता है कि जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका है मेजरमेंट पे, तो वहां पे ऐसा यूनिट पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपका वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो आपके रिपीटेड होते हैं आज की वीडियो में मैंने कंक्लूड करके निकाल लिए हैं और आज इसके सॉल्यूशंस मैं आपको करवाने वाला। तो वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको मैंने ये दिया है इसकी स्लाइड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन पहले आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, फिर आप उसे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट द एसआई यूनिट यूज वाइल मेजरिंग। मतलब आप इन सभी चीजों को मेजर करने टाइम आप किस तरीके की ऐसा यूनिट का यूज करोगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट वाइल फ्लोइंग थ्रू अ हीटर। मतलब इलेक्ट्रिक करंट हीटर के थ्रू फ्लो किया जा रहा है। हिंदी में कहा जाए तो हिंदी मीडियम वाले भी देख ले, विद्युत हीटर में बहने वाली विद्युत धारा। डायरेक्ट नहीं बोले विद्युत धारा का ऐसा यूनिट बताओ भाई, हीटर के अंदर विद्युत धारा बह रही है उसकी ऐसा यूनिट। कंफ्यूज हो गए बच्चे तो भैया कि हमें करंट का बताना है कि हीटर के अंदर जो विद्युत धारा फ्लो कर रही है तो वहां पे तो हीटर के अंदर तो हीट भी जनरेट होती है, तो उसका जूल, बहुत जने जूल लिख देते हैं इसका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा हुआ है करंट की ऐसा यूनिट जो हीटर के अंदर फ्लो हो रही है, तो करंट की ऐसा यूनिट सबके सब जानते हैं। जानते हो ना? जरूर जानते हैं। क्या? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। तो इसकी ऐसा यूनिट मैंने लिख दी। सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ अ फर्नेस। मतलब भट्टी का टेम्परेचर मेजर करना है। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम डायरेक्ट यूज करते हैं कौन सा? केल्विन। क्या यूज करते हैं? केल्विन। के यूज कर लेते हैं, केल्विन, है ना। और थर्ड हम यूज कर लेते हैं लेंथ ऑफ अ हॉकी प्ले ग्राउंड। मतलब हॉकी का प्ले ग्राउंड को आपको मेजर करना। अब मैं जाऊंगा कि हॉकी प्ले ग्राउंड को मेजर करने, मैं लेंथ देखूंगा और ब्रेथ देखूंगा। किस में मेजर करूंगा? मीटर में मेजर करूंगा। तो ये तो ना हो रहा है कि भैया मीटर में मेजर करने के लिए कुछ और टर्म लेंगे। हॉकी का मेजर करना मीटर में ही मेजर करेंगे। थर्ड फोर्थ यहाँ पे आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मोल। किसको यूज करते हैं? मोल को। तो ये सारी इनकी ऐसा यूनिट हो जाती है। हिंदी में देखा जाता है सेकंड है किसी भट्टी का ताप, थर्ड है हॉकी के खेल के मैदान की लंबाई को मेजर करना है, और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मात्रक जानते हैं। तो ये इनकी एसआई यूनिट होती है। तो एसआई यूनिट पे बेस आपका एक क्वेश्चन दिखता है जो हमने भी देख लिया, बड़ा मजेदार था ना। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बड़ी जल्दी में नहीं जा रहा, धीरे धीरे ही जाएंगे। अच्छे तरीके से बस समझ आना चाहिए, और समझ आते जाए तो वीडियो को लाइक करते चलना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। सबको मिलना चाहिए इसका फायदा, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब मैंने बोला यहाँ पे सबसे पहले तो बोला कि इसको पहले बैलेंस करो, और बैलेंस करने के बाद ये भी बताओ कि ये केमिकल रिएक्शन है कौन सा। ओ भैया, एक ही चीज में चार चीज पूछ लो और सारे क्वेश्चन एक ही में डाल दो, है ना। सबसे पहले बैलेंसिंग का देखो, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आती है? नहीं आती। इस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, एक बार चेकआउट कर लेना। और ये भी देख लो क्या है बैलेंसिंग में। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, Fe2O3 प्लस में Al, यहाँ बन रहा है Al2O3 और यहाँ पे Fe बन रहा है। यहाँ पे देखो क्या है, हमने देख लिया Fe2 है, यहाँ पे Fe एक है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा। बाहर छेड़खानी करना, इसके आगे पीछे छेड़खानी मत करना। अरे भैया बहुत दिक्कत हो जाएगा इसके आगे पीछे छेड़खानी। तो यहाँ पे अपने 2 था, यहाँ Fe2 था, मैंने कर दिया। यहाँ पे O देखो, यहाँ पे 3 है, O3 है, बैलेंस है। Al कितना है? 1। यहाँ Al कितना है? 2, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, तो Al2, बैलेंस कंप्लीट। क्या हो गया? बैलेंस कंप्लीट। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? आपको लग रहा है कि ये कौन सी इक्वेशन हो सकती है? देखने से क्या लग रहा है? देखो यहाँ पे Fe था O के साथ, फिर यहाँ पे Fe को डिस्प्लेस कर दिया गया है, Al इसकी जगह पे बैठ गया है। तो मतलब देखो चार्ज का लेन देन चल रहा है। किसका चल रहा है? चार्ज का लेन देन। और जब चार्ज का लेन देन चला और आवेश का लेन देन चलता है तो उस टाइम के रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेस तो कर ही रहे, लेकिन वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट नहीं। देन इसके बाद सेकंड आपका आ जाता है पीवी है, लेड के साथ NO3 की रिएक्शन करवाई गई है, उसे हीट दिया गया और हीट देने के बाद ये टूट गया। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं भैया? जो पीवी आए और उसको हीट दो और वो टूट जाते हैं। रिएक्शन कई टाइप के हो जाते हैं, लेकिन मैं सिंपल सा एक मोटा मोटा बता देता हूँ। तो ये जो रिएक्शन आपका कहलाता है, ऐसे रिएक्शन जो आपके टूट जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? आपका विघटित, मतलब टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना, है ना। टूट जाना मतलब डिकम्पोज हो जाना, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। और यहाँ पे आप बैलेंसिंग देखो तो यहाँ पे पीबी कितना है? 1, यहाँ पे भी
1। यहाँ पे NO कितना है, यहाँ से 2 अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और N क्या है यहाँ पे ओनली 1, तो मैंने क्या कर दिया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 हो गया, NO 2 हो गया। यहाँ पे देखो O कितना है, 3 और 2 5 नहीं होगा, 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 6, मतलब 2 2 जा 4 हो गया, और 2 6 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया। पूरा काम बिगाड़ दिया भैया, ये 7 होते ही पूरा काम बिगड़ चुका है। यहाँ पे 2 लगाया हमने और कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, ये वाला 2 हटा के यहाँ पे 2 लगाया, और यहाँ पे हमने 2 लगाया, तो इसकी वजह से ये 2 2 जा 4 हो गया, और 4 से ये 12 बन गया। तो हमने यहाँ पे क्या है 4 लगा दिया, ताकि ये 4 से 4 ये बैलेंस हो जाए, N भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, सब कुछ ये बैलेंसिंग कंप्लीट। तो क्वेश्चन को करने टाइम ना ये हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं करवा रहा हूँ, डाउट हो तो बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था ना वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते आ गया, देख लो। द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइप ग्राफ दिया हुआ है, सो ऑन द मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट, मतलब एक चल रहा है बंदा, ठीक है, साइकिल से, और उसकी जो मोशन है वो दी हुई है। तो क्या बोला है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन सबसे पहले, मतलब त्वरण निकालना है सबसे पहले। सेकंड आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। थर्ड इसका आपको डिस्टेंस निकालना है, कब, 16 सेकेंड पे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट इसने क्या कहा है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, और एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, हम त्वरण को कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण, हिंदी में त्वरण और इंग्लिश में एक्सेलरेशन ए। और ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी, ग्राफ देख के आपको पता चल रहा है कि ये वेलोसिटी क्या चेंज कर रही है। देखो ना भैया, ये 4 सेकंड पे देख रहा हूँ तो भी 15 पे ही है, 8 सेकंड पे देख रहा हूँ तो भी 15 पे बैठी हुई है, 12 पे देख रहा हूँ तो भी 15 पे, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखो v की भी वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी भी 15 और u की वैल्यू भी 15 लेट कर लो, डिवाइडेड बाई t, t की वैल्यू कुछ भी देख लो, तो 0/t करोगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं, बट हाँ इट्स वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी देख लो, ग्राफ से आपको दिख रहा है 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। थर्ड पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 16 सेकंड, कितना, 16 सेकंड में पूछ रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, डिस्टेंस कवर करना है ना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, वो होता है आपकी वेलोसिटी इंटू में टाइम, वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो डिस्टेंस निकालना, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आपको दिखी, 15, टाइम कितना बोला उसने, 16। तो यहाँ पे हम देखेंगे 16 पंजे 80 का 0, 8 और 16 एकम 16, और 8 कितना होता है भैया, 24, 240 मीटर, कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो ये आपका निकल गया क्या, इसका टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन समझ आया, समझ आया ना, बस यही आना चाहिए हिंदी में। यहाँ पे मैंने पूरा ग्राफ दिखा दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। क्या होता है इसका मतलब, ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मतलब क्या होता है। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, और एटॉमिक मास मतलब परमाणुविक द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान। तो अब इनका मतलब क्या होता है समझिए। आइए, एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास एक, और एक होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास को हम कह देते हैं या फिर ए लेट कर लो, एंड जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम लेट कर देते हैं जेड, ठीक है। और जो सिंबल होता है एटम का, जो सिंबल होता है उसको हम सिंबल को यहाँ पे जो लेट करेंगे वो एक्स लेट करेंगे। एटॉमिक मास मतलब समझ रहे हो ना, परमाणु का द्रव्यमान, और एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु का संख्या, ठीक है। आप समझ जाना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों। तो यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ सबसे पहले। तो एटॉमिक नंबर सिंपल सी लैंग्वेज में कही जाए तो ये कहा जाता है कि किसी एटम के, किसी परमाणु के, किसी एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला जाता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ना उसके न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या बोला, वंस अगेन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। देन आते हैं हम मास नंबर पे। तो मास नंबर किसको कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उनका सम ही हमारा मास नंबर होता है। फिर बोला है 2 एटम एक्स एंड वाई आपको दिए हुए हैं, एक ये रहा एक्स, ये रहा वाई। तो इसने बोला है फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर एंड द बैलेंसी ऑफ एक्स एंड वाई।
पहले एटॉमिक नंबर की बात कर रहा था। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो नीचे लिखा होता है इसको एटॉमिक नंबर ही कहते हैं, जो ऊपर लिखा होता है उसे मास नंबर कहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तो मिल गया, एक्स का कितना है 10 है और वाई का कितना है 13 है, ठीक है, ये होता है। सेकंड बोला इसने बैलेंसी पूछ रहा है कि बैलेंसी कितनी होगी, और एटॉमिक नंबर पता है तो बैलेंसी तो हम निकाल ही सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आता है ना। KLMN करते थे, ऐसे 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 करते क्या थे, अभी भी कर ही रहे हो आप। जैसे मैंने फर्स्ट में 2 भर दिए, फिर मैंने 8 भर दिए, फिर मैंने क्या कर दिया 8 भर दिए, क्योंकि मेरे पास 10 है तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो ये टोटल 10 हो गए। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, फुली फिल्ड, तो बैलेंसी कितनी 0, बैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। अब आते हैं इस पे 13 वाले पे, 13 वाले में एल्युमिनियम की बात, तो एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी होती है 3 होती है। तो यहाँ पे देखो पहले 2 भरोगे, फिर 8 भरोगे, फिर 3 भरोगे और लास्ट में 4 से कम है, इसलिए बैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 ही हो जाएगी। काम खत्म हो गया पूरा, 4 नंबर पक्के कर लोगे आप। तो डिफाइन कर दिया हमने, एटॉमिक नंबर पूछा था वो भी बता दिया, बैलेंसी पूछी थी वो भी बता दी, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका, मजा आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में बता दे। चलो आप सभी के प्यार जब देखता हूँ ना मैं कमेंट बॉक्स में, तो उस टाइम पे और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है वो एक अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रे डायग्राम, अब रे ऑप्टिक्स आ गया, शोइंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आप जानते हो, है ना, उसका लेंस के बारे में उसका आपको रे डायग्राम बनाना है, जबकि ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में प्रेजेंट हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी हुई है, तो उस टाइम पे इमेज कैसी बनेगी। सेकंड पूछा है अ ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब जो फोकल लेंथ है उसके डबल के पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट तब, एंड एक न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं, देन हम करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट को, ठीक है। तो रे डायग्राम में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस होता कैसे है, उत्तल लेंस कहते हैं जिसे हम, ठीक है, क्या कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। तो ये बना ये, ठीक है, कुछ टेढ़ा तो नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, टेढ़ा भी हुआ होगा तो टेढ़ा यहाँ पे, इसको हम कहते हैं O, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे होता है F1 फोकस नंबर 1, इसे कहते हैं हम F2 फोकस नंबर 2, इसको कहते हैं हम ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और इसको कहते हैं इस साइड पे ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ 2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ 2। उसने फर्स्ट केस क्या कहा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दो, तो मैंने येलो रख दिया और यहाँ से मैंने लाइट को भेज दिया। 2 लाइट भेजी जाती है, एक लाइट यहाँ से गई पैरेलल, तो वो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके चली जाएगी। सेकंड लाइट कहाँ से जाएगी, सेकंड लाइट चली जाएगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे। तो ये कहीं भी नहीं मिल सकती, इधर तो देखो इनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है ना, प्यार तो यहाँ उमड़ रहा था, अब तो दूरियां बढ़नी स्टार्ट हो गई है। अब ये दूरियां बढ़ेगी तो ये तो आगे कहीं मिल ही नहीं सकते, तो इनको पीछे ही लेके चलो कि चलो भैया तुम अपने सपने में ही मिल जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ तो मिलना तुम्हारे बस की नहीं है, तो अब तुम सपने में ही मिल लो जाके। तो ये गए और ये जाके ये सपने में मिल गए यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल, है ना। वर्चुअल इमेज मतलब क्या होता है, आभासी, जिसे आप पर्दे पे नहीं उतार सकते। जैसे मूवी होती है ना, पर्दे पे उतार देते हो, आए हाय क्या मस्त मूवी चल रही है देख रहे हो ना, तो ऐसे ही होता है, इसे आप पर्दे पे नहीं उतार सकते। वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है, इरेक्ट भी बनती है, बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, इरेक्ट भी बनेगी, सीधी इमेज, वर्चुअल, आभासी, ठीक है। और बड़ा तो लग ही रहा है आपको, जितना देखो ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज इतना बड़ा है, बड़ा तो आपको दिख ही रहा है। तो ये आपका हो गया इमेज फॉर्मेशन किसका, आपका ऑप्टिकल सेंटर और इसका। सेकंड बोला इसने कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रखा हुआ है, सेकंड बोला इसने ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे हो गया, F1 आपका यहाँ पे हो गया 2F1, यहाँ पे आपका F2 हो गया, और यहाँ पे आपका 2F2 हो गया। तो कहाँ पे रखा हुआ है, इस पे ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, सीधे आएगा फोकस से जाएगा, ठीक है, एंड ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। तो इसका डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, मिलेगा तो ठीक है, एंड इसी पे मिलना होता है इसे, ठीक है। अगर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे है तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ अपोजिट डायरेक्शन में ही जाके बनेगा, और ये इमेज जो बनती है वो आपकी वर्चुअल नहीं बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो ये चीज़ आपका बन जाता है, और साइज तो देखो तो सेम सेम ही दिख रहा है, जैसा यहाँ पे वैसा ही वहाँ पे दिख रहा है। तो ये तो हो गए आपके ने जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, क्वेश्चन में पूछा हुआ था फर्स्ट पॉइंट A और B हमने कंप्लीट कर लिया इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। इसके बाद क्या है इसने सेकंड,
कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हिंदी वालों के लिए मैं स्पेशली बता दूं कि मैं वैसे बता रहा हूं दोनों ही लैंग्वेज में, लेकिन आपको कोई डाउट होता है तो ये स्लाइड एक बार डाउनलोड कर लीजिए। और जो मैं बता रहा हूँ, जो करने का तरीका मैथमेटिक्स में कोई अलग नहीं होता, सब कुछ सेम रहता है। और ऐसा कोई आ जाएगा स्पेशल तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो इसने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर रखा हुआ है, मतलब उसके ऊपर लंबवत रखा हुआ है वो वस्तु को। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ इज, मतलब जो उसका फोकस है वो आपका 15 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस का। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, मतलब लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है। तो फाइंड करने बोला है नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर भी और पोजीशन भी। सबसे पहले सपोज करो कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसकी जो फोकस आपकी रखी हुई है इस साइड आपकी फोकस होगी इसकी f2। ठीक है, फोकस हम इस साइड की लेंगे f1, 2f1 और यहाँ पे आपका 2f2। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ना, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ये वाला, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो ऑब्जेक्ट है आपका वो सपोज 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखा हुआ होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस साइड पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, साइन कन्वेंशन देखना कभी मत भूलना। तो हम क्या, लाइट हमारी इधर जा रही है और हम मेजरमेंट कभी हमेशा इधर से करते हैं। तो यू की वैल्यू तो आपको दिख गई कि वो 20 माइनस में आने वाला है। फोकस की वैल्यू दिख गई आपको, वो पॉजिटिव आने वाला है। साइन कन्वेंशन जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन में है तो बिल्कुल, तो देखो ये आप इधर जा रहे हो, ये भी इधर जा रहा है तो पॉजिटिव। आप इधर जा रहे हो और मेजरमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो नेगेटिव, ये ले लिया मैंने। अब लेंस फॉर्मूला सबके सब जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूले का क्या होता है, ऑलवेज उल्टा। तो ये आपका माइनस में आ जाता है और 1/u की जो वैल्यू दी हुई है वो भी माइनस में 20 दी हुई है। तो मैंने ये लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/15 आ जाएगा, इज टू 1/u हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका 1/20, 20 इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो मैं ये लिख देता हूँ 1/v इज टू 1/15 माइनस में 1/20। एलसीएम लेके सॉल्व करे क्या, आई बहुत जन ऐसे ही कर देते, 1 में से 1 माइनस, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे जब करोगे आप 1/v इज इक्वल टू एलसीएम आई थिंक 60 आप ले सकते हो इसका, 60। तो 15 से करोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, माइनस में आपका यहाँ से देखोगे तो 3 आ जाएगा। तो 3/4 में 1/60 आ जाएगा और v की वैल्यू निकाले हो तो ओनली 60 सेंटीमीटर आपका निकल के तैयार है v की वैल्यू। और पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज आपकी रियल बनने वाली है। तो यहाँ से इमेज की पोजीशन तो आपने निकाल लिया। अब नेचर की बात करूँ तो नेचर आपका दिख ही रहा है डायरेक्ट, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इमेज आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनने वाला है। कौन सा, रियल एंड इन्वर्टेड बनने वाला है, काम खत्म। इसके बाद 6th पे आया हुआ है, तो 6th ने क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक और न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल बेस है आपका किस पे, रेजिस्टेंस पे बेस। न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ मैं क्योंकि साइंस में कुछ कुछ न्यूमेरिकल जो है ना वो खतरनाक से लगते हैं कि भैया ये होंगे भी, बिल्कुल होंगे, जब मैं हूँ साथ तो जरूर होगा। देखो यहाँ पे क्या है कि ड्राइवर रिलेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रजिस्टरों को लगा दिया गया है, तो उस टाइम पे उसका फॉर्मूला क्या होगा टोटल कॉम्बिनेशन का। और सेकंड उस पे बेस आपका न्यूमेरिकल दे रखा है। ठीक है, पहले हम ड्राइव कर लेते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, बिल्कुल करेंगे। ठीक, यहाँ से मैंने किया, ये एक यहाँ पे लगाया मैंने रेजिस्टेंस फर्स्ट, फिर इसके बाद एक और रेजिस्टेंस लगाया, पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, और एक मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। और तरीके ये क्या टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, इधर लेके जाना है इधर, ये आया, फिर ये इधर गया, इधर गया, इधर गया। एमीटर वेमीटर लगा है, लगा दे, चलो लगा ही देते फिर। तो ये लेके आए यहाँ पे एक वोल्टमीटर, वोल्टमीटर ऑलवेज पैरेलल में लगता है, तो ये वोल्टमीटर लगा दिए। यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं, करंट को भी मेजर कर लेगा। यहाँ पे की लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं बैटरी। ठीक है, और ये लगा दिया पूरा सर्किट। सर्किट में ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, तीनों को तीनों पैरेलल में होगा ना। क्या होता है कि करंट जब जा रहा होता है तो करंट आपका यहाँ पे I आ रहा है, तो पैरेलल में करंट क्या हो जाता है, चेंज। तो यहाँ पे आपका करंट I1 जाएगा, यहाँ पे करंट आपका I2 जाएगा और यहाँ पे करंट आपका I3, तीनों में बंटवारा हो जाएगा, सेम करंट नहीं जाएगा। तो सेम करंट नहीं जाएगा तो इससे हमें क्या पता चल गया कि करंट सेम नहीं होने वाला। और ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, तो करंट सेम नहीं है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R, यही हो जाएगा ना। तो इससे आपको पता चल गया 2 पॉइंट कि यहाँ पे करंट जो होता है हर जगह सेम नहीं जाता, सेम नहीं होता है। ठीक है, एंड जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मतलब जो विभवांतर होता है V, वो सेम होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट, इसी का उल्टा कर देना सीरीज में,
सीरीज में अगर पूछे मतलब पार्श्व क्रम में है ये, और वो आपका श्रेणी क्रम हो जाता है। श्रेणी क्रम में जब पूछे हिंदी में तो आपका सेम जो यहाँ पे सेम क्या है आपका पोटेंशियल ड्रॉप विभवांतर, तो वहाँ पे सेम क्या हो जाएगा करंट, उल्टा कर देना है। एक थ्योरी याद रखो उसी का उल्टा दोनों में का। यहाँ आपको पैरेलल का पता चल गया तो सीरीज का इसका उल्टा कर देना। तो यहाँ से ये पता चल गया। अब टोटल जब मैं करंट निकालूंगा आई इक्विवेलेंट निकालूंगा तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों का एडअप। अब यहाँ से आई इक्विवेलेंट मतलब क्या हो जाएगा, देखो आई सब में आई इक्वल टू क्या है V अपॉन में R, तो V तो सब में सेम है, R इक्विवेलेंट लिख दूंगा इज इक्वल टू आई के लिए मैं क्या I1 के लिए क्या लिखूंगा, तो वहाँ पे V सेम है सब में तो R1 रह जाएगा, V प्लस में अपॉन में R2 रह जाएगा, प्लस में V अपॉन में R3 रह जाएगा। समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ मैं, V सब में सेम है तो सब सेम रहेगा, R1 सबकी अलग अलग है, R1 सबके अलग अलग। तो यहाँ पे ये V कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ से बन गया 1/R इक्विवेलेंट, V निकाल लिया मैंने कॉमन इज इक्वल टू यहाँ से V कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से आ गया 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ठीक है, ये डेरिवेशन पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ से पूछ क्या, ये आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में ही आया हुआ है, तो R1 प्लस में R2 और प्लस में R3 प्रीवियस ईयर में। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करने बोला था, वो ड्राइव हो चुका है। तो ये आपका हो गया डेरिवेशन। अगर NH के लिए कहेगा तो इसी में ये आपका 1/Rn तक चला जाएगा NH के लिए। अभी मैंने 3 के लिए क्या था, NH के लिए होगा तो ये चीज़ हो जाएगा। तो डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन के बाद इसने क्या पूछा था आपसे, डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल पूछा है। देखो न्यूमेरिकल में 3 रजिस्टर लगाए हुए हैं, 10 ओम का, 15 ओम का और आपका 30 ओम का। ठीक है, 3 रजिस्टर है, 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम का रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और किसके साथ, बैटरी 12 वोल्ट के। 3 रजिस्टर लगे हुए, तीनों के तीनों पैरेलल में है, 10, 15 और 30। तो R1 की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी, 10 ओम, R2 की वैल्यू आपको पता चल गई 15 ओम और R3 की वैल्यू आपको पता चल गई 30 ओम। अब आपको फॉर्मूला भी पता है से पैरेलल का, उनसे आप पहले टोटल निकाल लो कि टोटल रजिस्टेंस कितना है, 10, 15, 30। हमने क्या लिखा, 10, 15, 30। तो ये आपका फॉर्मूला था, तो आगे निकाल लेते इससे आगे। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट अगर निकालूंगा मैं तो उसके लिए मैं लिख दूंगा 1/10, 1/15 और 1/30। एलसीएम देखा जाए तो 30 सबके लिए ठीक है ना। इससे करोगे तो 3 आ जाएगा, इससे करोगे तो 2 आ जाएगा, इससे करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना, 3, 2, 5 और 6, 6/30 हो जाएगा, और 6/30 से इसे काटोगे तो 1/5 हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट अगर आप निकालते हो तो वो आ जाएगा 1/5। रेसिप्रोकल करोगे तो R इक्विवेलेंट जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 5 ओम आ जाएगा। टोटल इक्विवेलेंट आपको पता चल गया। V की वैल्यू टोटल आपको पता है सर्किट में कितनी जा रही है, 12 वोल्ट V की वैल्यू जा रही है। फिर मैं क्या कहूँगा कि मेरे को करंट निकालना है, तो करंट निकालने में V अपॉन में R होता है। V की वैल्यू कितनी है 12, R की वैल्यू कितनी है 5। तो सर्किट से करंट कितना जा रहा है 2.4 एम्पियर। इतना करंट टोटल सर्किट के अंदर जा रहा है। अब उसने कहा है ये टोटल करंट निकल गया मेरा कि सर्किट के अंदर मेरा टोटल करंट कितना जा रहा है। तो इसने बोला था कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, हमने निकाल लिया कितना, आपका कितना आया यहाँ पे 5 ओम टोटल रेजिस्टेंस। सेकंड बोला है द करंट थ्रू द रजिस्टर ऑफ द 10 ओम। 10 ओम रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है ये बोला है इसने ये नहीं बोला टोटल सर्किट में से जा रहा है। लेकिन हमने टोटल सर्किट का निकाल लिया है, हमें पता चल गया टोटल सर्किट में आपका इतना जा रहा है। अब 10 ओम से कितना जा रहा है तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है। टोटल पोटेंशियल V तो सेम रहता है, सब में 12 ही रहेगा। R की वैल्यू हमें पता है, करंट निकाल लेते हैं। तो R की वैल्यू, I की वैल्यू अगर निकालना है तो V की वैल्यू आपके पास कितनी है, V की वैल्यू टोटल आपकी 12 है, एंड जो रजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है 10 है। तो इससे आप काटोगे तो 1.2 ओम, ये आपका यहाँ से निकल के तैयार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो V सेम रहता है, R की वैल्यू आपको पता है 10 ओम है, और दोनों को डिवाइड कर दिया, करंट की वैल्यू निकल के तैयार है। टोटल सर्किट के अंदर भी करंट निकल गया, ये भी निकल गया, काम खत्म। यही चीज़ पूछा था क्वेश्चन में और यही चीज़ हमने कर डाला। देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है और सबसे मजेदार सा क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल पे बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन सभी पे बेस मैं स्पेशली बताऊँ ना तो एक वीडियो बन चुकी है, सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से मैंने समझा भी रखा है। सभी की लिंक आपको प्लेलिस्ट की, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी है। जब आपके पास टाइम हो तो स्पेशली आप उन वीडियोस पे अपना टाइम कंज्यूम करो, क्योंकि ज़्यादातर मैं बताऊं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे स्टेट एनी 3 मेरिट्स मतलब अच्छाइयाँ एंड 3 डिफेक्ट्स मतलब कमियाँ
ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की 3 कमियां बतानी है और 3 अच्छाइयां बतानी है। क्या थी? देखो क्या था मेंडलीव। इस मेंडलीव से पहले डोवेराइनर और न्यूलैंडस, ये 2 साइंटिस्ट आ चुके थे। सबसे पहले डोवेराइनर आता है, डोवेराइनर ट्राइट्स देता है। न्यूलैंडस आता है, ये सिंगर था लगता है। न्यूलैंडस आता है, ये आपका अष्टक ऑक्टेट रूल दे देता है। और ऑक्टेट रूल में क्या था? सा रे गा मा पा दा नी सा। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सा और सा लास्ट वाला, पहला और 8वां जो था, उसमें इसके अंदर देखो आप गा के दोनों सेम होते हैं। तो ऐसे ही इसने भी कहा कि जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट होंगे उनके प्रॉपर्टी सेम होगी। फिर जब न्यूलैंडस की थ्योरी हुई फेल 1869 के अंदर, और उस टाइम पे जो थे 63 एलिमेंट प्रेजेंट थे जिस टाइम पे मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल पे वर्क किया। और 63 एलिमेंट के साथ उन्होंने जब वर्क किया तो उसमें ये लॉज भी, इनके भी लॉज जो थे ना वो भी वर्क कर रहे थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ऐसा नहीं है कि इनके लॉज बिल्कुल ही खराब थे, बस इन्होंने ना लिमिटेशन रख दी कि जितना इन्होंने कहा, जिस टाइम पे एलिमेंट है सपोज करो 63, इस टाइम पे तो आपके एलिमेंट 100 से अबव जा चुके हैं। तो 63 पे ये भी कह देते लिमिटेशन कि 63 के बाद कोई एलिमेंट मिलेंगे ही नहीं, तो इनकी फिर पीरियोडिक टेबल फेल हो जाती। इन दोनों ने कह दिया था कि अब नहीं मिलेंगे, जितने मिल चुके। फिर मेंडलीव ने बनाया, मेंडलीव ने भी सब कुछ ठीक किया, लेकिन इनकी जो थ्योरी आ रही थी उन्हीं को इन्होंने कंटिन्यू कर दी। ये भी मास नंबर लेके मास को पीरियोडिक में डाल रहे थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को इक्वल करते चल रहे थे और मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे थे। सेम मेंडलीव जी ने भी यही किया। बट हुआ क्या, जब इन्होंने ये चीज़ कर दिया तो ऐसी पीरियोडिक टेबल बनाई। सबसे पहली अच्छाई इनकी ये थी कि इन्होंने 6 पीरियड्स लिए, मतलब जो हॉरिजॉन्टल जो थे उनको इन्होंने पीरियड्स कहे और जो आपके कॉलम टाइप के थे उनको इन्होंने ग्रुप्स कहे, सबसे पहली। सेकंड इन्होंने क्या दिया, इन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड की रिएक्शन दी। हर ग्रुप के आपके सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ दिख जाएगा। सबसे पहली अच्छाइयाँ इनकी ये थी। एंड थर्ड अच्छाइयाँ इनकी देखोगे तो इन्होंने आपकी पीरियोडिक टेबल में ना कुछ जगह पे जो थे स्पेस छोड़ दिए। इन्हें लगा कि आगे चल के कुछ एलिमेंट्स जरूर मिलेंगे। तो उस टाइम पे मेरी पीरियोडिक टेबल में अगर जगह नहीं रहेगी, अगर उससे पहले के सपोज करो कि मेरे कार्बन पे मिला एंड कार्बन से पहले मेरे को एक एलिमेंट की जगह नहीं मिल रही, तो इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया पहले ही कि हाँ ये एलिमेंट आगे चल के मिलने वाला है और उस टाइम पे मेरी पीरियोडिक टेबल को कोई छेड़खानी नहीं करेगा, मिलेगा तो उसको उठा के वो वहीं पे डायरेक्ट रख देंगे और मेरा पीरियोडिक टेबल खराब भी नहीं होना। तो इनकी प्रेडिक्शन सबसे बेस्ट थी और इन्होंने प्रेडिक्ट जो किया, तो जैसे प्रेडिक्शन करी उसके बाद जो एलिमेंट मिला, जैसे गैलियम मिला था, तो उसकी प्रेडिक्शन और जो मिला उनको जब देखा गया तो बिल्कुल सेम प्रेडिक्शन की हुई थी और वो चीज़ से देखा गया तो देखा गया कि हाँ इनकी ये चीज़ अच्छाइयाँ सबसे बेस्ट थी। अब ये अच्छाइयाँ हो गई, लेकिन अगर कमियाँ निकालने पे आए तो ऐसा कोई काम नहीं जिसमें हम कमियाँ नहीं निकाल सकते, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले तो इन्होंने हाइड्रोजन को कोई जगह नहीं दे पाए, तो इन्होंने सबसे अलग ही रख दिया, टॉप पे सबसे फर्स्ट ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट बना दिया इन्होंने, ठीक है ना, ये चीज़। एंड सेकेंड देखा गया तो ये क्या कर रहे थे, बोल रहे थे कि सभी को लाइन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे है ना, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा तो रहे थे, लेकिन सबसे लास्ट में इनको देखा गया कि जो Fe और कोबाल्ट और निकल देखा गया, तो कोबाल्ट का देखो यहाँ पे 58.93 है एंड निकल का देखो 58.71 है मास, तो ज़्यादा तो आपका कोबाल्ट है, तो ये बाद में आना चाहिए था, पहले कौन आना चाहिए था, निकल आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने प्रॉपर्टी सेम हो इसीलिए इन्होंने एक कॉलम में एक रो में रखना चाहा और इसलिए इन्होंने कोबाल्ट को आई कर दिया, तो ये लिमिटेशन इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई है। और थर्ड वन कि इनकी कमियां कि ये आइसोटॉप्स को नहीं बता पाए कि जगह कहाँ मिलेगी। आइसोटॉप्स मतलब समस्थानिक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आइसोटॉप मतलब जिनकी एटॉमिक नंबर सेम होती है, मास नंबर अलग अलग। तो सपोज कि क्लोरीन जो है वो 17 पे भी आता है 35 और क्लोरीन जो है 17 पे आता है और 37, तो मास नंबर के अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ तो 35 के लिए भी जगह देनी पड़ेगी, 37 के लिए भी, तो ये इन्हें पता ही नहीं चल पाया है कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखें। तो ये चीज़ इनकी 3 कमियां और 3 इनकी अच्छाइयां हो जाती है पीरियोडिक टेबल की। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मोजले ने फिर सुधारा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्होंने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी एलिमेंट को लगाए और बिल्कुल अच्छे तरीके से करके हमें बताया भी कि ये इस तरीके से कवर किया जाता है। पेपर में लिखने के लिए आपको
थ्योरी के साथ साथ किस तरीके से लिखा जाता है वो भी पता होना चाहिए। तो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में मैंने लिख दिया है। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा यहीं पे सारे टॉपिक्स होते हैं खत्म, सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बनते हैं कॉमन वाले वो मैंने खत्म कर दिए। वीडियो एक छोटी सी एक इंट्रो टाइप मैंने बनाई है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में इस तरीके से बनते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी और मजेदार लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे और ज्यादा लेके आऊंगा और एक्साइटमेंट से लेके आऊंगा अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोक देते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे बिक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।